आज मैं अपने भांजे भांजियों से माफी मांगना चाहता हूं, उनसे जिनका विवाह संपन्न होने वाला था। अक्षय तृतीया पर हजारों की संख्या में पवित्र परिणय के बंधन में हमारे बेटा बेटी बंधते हैं, लेकिन आज कोई विवाह का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मैंने आपसे अपील की थी कि मई महीने में कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं। माफ करना मेरे बच्चों, लेकिन जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए विवाह ना करने का फैसला किया। याद करना चाहता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहता हूं, जो कोरोना संक्रमण के कारण हमसे बिछुड़ गए, हमें छोड़ के चले गए। इस महामारी ने हमसे कई अपनों को छीना है। हमारे सांसद गए, हमारे विधायक साथी गए, पत्रकार मित्र गए, सामाजिक कार्यकर्ता गए, अनेकों अपने बिछुड़े हैं। कोरोना वॉरियर्स को भी कई को हमने खोया है। जब ये सोचते हैं तो मन व्यथित होता है, पीड़ा से भर जाता है। पीड़ा गहरी है, दर्द बड़ा है, लेकिन इस दर्द को सहते हुए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिर से अपने माता पिता का साया उठ गया। ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनने अपने बुढ़ापे की लाठी के सहारे खो दिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई बच्चा अपने आप को अनाथ ना समझे। मेरे होते हुए, प्रदेश की सरकार के होते हुए किसी बच्चे को अनाथ नहीं रहने दिया जाएगा। वो प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी चिंता हम करेंगे। और इसलिए हमने योजना बनाई कि ऐसे बेटा बेटी जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, उनको जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। हमने तय किया है, पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। ऐसे बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। और अगर ऐसे परिवार में कोई सदस्य ऐसा है, पिता नहीं है, मां है, या कोई बहन है, भाई है, जो कुछ काम धंधा या व्यवसाय कर सकता है, तो उसको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का लोन भी काम धंधा प्रारंभ करने के लिए दिलवाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई अपने बिछुड़े हैं, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही होगा। और इसलिए मैं उनको प्रणाम करते हुए, कोरोना वॉरियर्स साल भर से ज्यादा हो गया, 1.25 साल लगातार जूझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी सिस्टर्स, चिकित्सा के काम में लगे हुए बाकी मित्र, हमारे पुलिस के साथी, हमारे अधिकारी, हमारे हर विभाग के कर्मचारी, मेरे जनप्रतिनिधि साथीगण, कई पे गर्व होता है। इस समय सेवा के उत्तम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, सेवा भारती के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता जिस काम में लगे हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रयत्नों से आज मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में
संक्रमण की दर को घटाने में हम सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। कभी 24% तक यह संक्रमण की दर पहुंच गई थी। अब 24% से घटते घटते अगर कल की हम संक्रमण की दर देखें तो ये 11.8% हो गई है। अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी संक्रमण की दर देखी जाए तो यह भी 14.8% है। कल जो पॉजिटिव केस आए उनकी संख्या 8,087 है। हम 13,500 तक पहुंच गए थे। रोज लगातार धीरे धीरे, तेजी से नहीं घट रहे, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। यह ना समझे कोई कि नहीं अब राहत के दिन आ गए, लंबा सफर तय करना है, लंबी लड़ाई लड़नी है। यह जो परिस्थिति बनी यह भी कोई मेरे कारण नहीं बनी कि अब संक्रमण नियंत्रित है, अस्पतालों में बिस्तर की जगह है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, इंजेक्शन जैसी व्यवस्थाएं हम करते जा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम हुआ है। और इस सारे इंतजाम के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। जब भी जरूरत पड़ी ऑक्सीजन के टैंकर एयरफोर्स के विमानों से जाना हो, ऑक्सीजन रेल चलाना हो, जल्दी आपूर्ति करना हो, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्नेहपूर्ण सहयोग हमको दिया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यह लड़ाई अगर हम आज जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके कारण, क्योंकि आपने संयम का परिचय दिया, आपने धैर्य का परिचय दिया। हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया और उसका कड़ाई से पालन किया। जिन जिलों ने इस कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया वहां पॉजिटिविटी की दर तेजी से नीचे गिरी है। लेकिन मैं उन जिलों को भी आगाह करना चाहता हूं जिनने लापरवाही बरती है। ऐसे भी कुछ जिले हम देख रहे हैं कि लगातार 1.5 महीने से संक्रमण की दर घटी नहीं है, बल्कि वहां चिंताजनक स्थिति में हम पहुंचे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी ढिलाई नहीं, अभी पूरी कड़ाई। इस संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। अभी चैन की सांस नहीं लेना है। और नियंत्रित कौन करेगा? अकेले ये आपको करना है। आपके गांव में और आपके वार्ड में कोरोना कर्फ्यू का ढंग से पालन किया जाए, तभी संक्रमण की चैन टूटेगी। दुनिया में इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सारी दुनिया में जहां भी संक्रमण की चैन टूटी है, आपस का मिलना जुलना बंद करके ही टूटी है। इसलिए 1 नंबर का काम जो आपको करना है, संक्रमण की चैन मतलब कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना है। गांव की और वार्ड की जो हमारी टीम है, उससे मैं कहना चाहता हूं, दूसरा काम आपको करना है, घर घर सर्वे हो रहा है। किल कोरोना अभियान हमने चलाया हुआ है। घर घर सर्वे करने हमारे नीचे गांव में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, उनकी कई टीमें बनी हैं। आप जानते हैं, मेरे विधायक साथी जानते हैं, मेरे सांसद मित्र जानते हैं। वो टीम घर घर जा रही है। लेकिन वो टीम क्या अकेली सफल हो पाएगी? कई बार ऐसे प्रसंग भी आए हैं कि टीम जाके द्वार खटखटाती है तो लोग घर के बताते नहीं, छुपाते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, कुछ जगह इनकार कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप में से कुछ लोग उस टीम के साथ जाओ। आप भी कुंडी खटखटाओ और लोगों से अपील करो कि मत छुपाओ, बताओ सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तो इलाज संभव है ना, हम इलाज करेंगे। मुझे कहते हुए दुख है, कई लोगों ने नहीं बताया। सर्दी जुकाम बुखार का कहीं झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं और झोला छाप डॉक्टरों ने कई जगह इलाज करके मनचाही दवाइयां दे दी और बाद में पता चला कि धीरे धीरे फेफड़े उनके संक्रमित होते रहे और ऐसी स्थिति आई कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया और अंततः उनको अस्पताल में या तो ऑक्सीजन पे आना पड़ा या फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं
गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम से कोई गांव में नीम हकीम से इलाज न करवाए, ऐसे झोला छाप डॉक्टर से इलाज न करवाए। आप सर्वे करें, सर्वे में सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट मिलते हैं, उनको तत्काल निःशुल्क दवाई हम दे रहे हैं। कोरोना के तत्काल दवाई का किट देना है, वो दवाई खिलानी है और उनको घर में होम आइसोलेट करना है, उनका टेस्ट कराना है। मैं कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं, प्रभारी मंत्री देके टेस्ट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितनी जरूरत है टेस्ट करो, चिंता की बात नहीं है। ज्यादा संक्रमित निकलेंगे तो निकलेंगे, हम पहचान तो लेंगे समय में और पहचान को उनका इलाज तो कर लेंगे। इसलिए उनका टेस्ट करना, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आए घर आइसोलेट करना, मतलब अलग रखना, और घर में जगह ना हो तो ये भी मैं गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कह रहा हूं कि क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन में, स्कूल में अब बनाओ ना। चाय नाश्ता भोजन पानी दवाई सबकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको वचन देता हूं, हम धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। और अगर लगता है कि तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब है तो कोविड केयर सेंटर, आज 350 के आसपास कोविड केयर सेंटर खुले हुए हैं। आज मैंने समीक्षा की 25% बेड भरे हुए हैं, बाकी बेड खाली है। तो हमने कहा के लिए ये कोविड केयर सेंटर बना है, आप वहां ले जाओ ना, या तो घर में ठीक से होम आइसोलेशन, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? क्या अकेला मैं देख सकता हूं? आपको देखना है गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को होम आइसोलेशन में, उसकी पूछताछ फोन से की जाती है 2 बार, वो पूछताछ ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप भी चेक करते रहिए। होम आइसोलेशन से अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या 0.7% है, बाकी घर पे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं गांव में और वार्ड में अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से प्रार्थना कर रहा हूं कि होम आइसोलेशन वालों की देखरेख बाहर से कर लो, फोन से कर लो, उनकी चिंता कर लो, उनको ढाढ़स दो, उनको साहस बंधाओ। योग से निरोग कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जिसमें कई जगह, सबकी बात नहीं कर रहा है, योग प्रशिक्षक उनको प्राणायाम और आसन की भी सिखाने का काम ऑनलाइन करते हैं। अगर वहां चिंता हो गई वो ठीक हो जाएंगे मित्रों। वहां अगर लगता है कि कोविड केयर सेंटर में ले जाना है, वहां हम उनको ले जाएं। कोविड केयर सेंटर में भी दवाई, उपचार, भोजन इत्यादि की ठीक व्यवस्था है। और अगर वहां से जरूरत पड़ेगी तो वहां एम्बुलेंस है, वहां से हम अस्पताल ले जाएंगे। भगवान करे वैसी नौबत ना आ पाए। लेकिन दूसरा काम जो आपको करना है, जिसके लिए आज मैंने आपको कष्ट दिया है, गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कि सर्वे ठीक से करवा के हम संक्रमितों की पहचान कर लें और उनका प्रॉपर इलाज हम शुरू करवा दें, ताकि उनको स्वस्थ भी कर सकें और उनकी जान भी हम बचा सकें। आपको इसके साथ एक काम और करना है। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ही यह काम कर सकता है कि आपके गांव में राशन, शहर में भी राशन की दुकान पर मैं कह रहा हूं, वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से फ्री में निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने की और हमने 3 महीने की व्यवस्था की है। अब एक व्यक्ति के पास 1 महीने में कम से कम 10 किलो राशन जाना है। ये राशन ठीक से मिल जाए, इसकी मॉनिटरिंग भी वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को और गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। लेकिन मिले भी ऐसे कि भीड़ ना लगे, लाइन ना लगे, नहीं तो पता चला कि राशन के चक्कर में ही संक्रमित हो जाएं। और इसलिए आप राशन की दुकान पर व्यवस्था बनवाएं। सारे कलेक्टर सुन रहे हैं, प्रभारी मंत्री जी निर्देश देंगे। ये जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करे उसके हिसाब से राशन के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भीड़ भी ना लगे, संक्रमण भी ना फैले और पर्याप्त मात्रा में राशन की व्यवस्था हो जाए। ये काम भी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ही देखना है। इनके अतिरिक्त अगर गांव में संक्रमण है तो उस घर को आपको अलग थलग करना है, ताकि उस घर के लोग घूम के बाकी गांव में ना फैलाएं। प्यार से समझा बुझा के, और वो भी मानेंगे और परिवार के अन्य सदस्य साथ ना रहे। हम 2-4-5 दिन में उस घर को कंटेन करके उसको भी संक्रमण से मुक्त कर लेंगे। अगर मनरेगा की मजदूरी होनी है और गांव में संक्रमित अगर 5 से ज्यादा है तो आप मनरेगा की मजदूरी कृपया करके कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। बाकी जरूरत है तो हम व्यवस्था कर देंगे। और जहां नहीं है संक्रमित, हम मनरेगा की मजदूरी जारी रह सकती है। अगर 1-2 है तो आप जो मनरेगा की मजदूरी करे वो इस ढंग से करे कि एक दूसरे के पास भीड़ ना लगे,
ऑक्सीमीटर वहां रहे, थर्मामीटर वहां रहे, ताकि उनको प्रॉपर तौर पे हम चेक भी कर पाए। ये काम भी आपको करना है। जहां तेंदुपत्ते की तुड़ाई होना है वो भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि तेंदुपत्ते की तुड़ाई संक्रमित कर दें। ऐसी एक नहीं 10 चीजें निकल सकती है जिसका इंतजाम आपको करना है। मैं एक और उपार्जन की बात, किसानों से उपार्जन का काम चल रहा है। लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, भंडार भर दिए किसानों ने। लेकिन उपार्जन से जो किसान बचे हुए हैं वो भी एक साथ ना जाए, नंबर आने पे जाएं और इस ढंग से जाएं कि हम कम से संक्रमण को फैलने से रोक पाए। उसको भी कौन देखेगा? गांव के लोग तय करें ना कि आज इतने जाएंगे, आज ये जाएंगे, इनका नंबर ये जाएंगे, इकट्ठे ज्यादा ना जाएं। ऐसे अनेकों उपाय। और एक काम और दे रहा हूं मैं अभी आपको, जिसको ऊपर से विधायक मॉनिटर करेंगे, सांसद मॉनिटर करेंगे कि पेयजल की समस्या अगर कहीं हो तो आप तत्काल ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बताइए। वहां विधायक जी हैं, विधायक जी के साथ साथ सीओ जनपद पंचायत है, एसडीएम है, बाकी सांसद प्रतिनिधि या सांसद जी है, ये लोग तत्काल व्यवस्था करेंगे। मैं यहां से कलेक्टर्स इत्यादि को सारे निर्देश दे रहा हूं ताकि पीने के पानी का इंतजाम ठीक से हो जाए और इन परिस्थितियों में जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये छोटे काम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। आज एक फैसला और मैं कर रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम से एक स्वास्थ्य समिति भी हम बना देंगे। ये स्वास्थ्य समिति, इसमें 3 जनता के प्रतिनिधि रहेंगे और 2 शासकीय रहेंगे और चौकीदार को हम ये जवाबदारी दे रहे हैं कि गांव में सर्दी जुकाम बुखार है वो तत्काल सूचित करे। ये सूचना देने का काम बरसों से हमारे चौकीदार साथी करते रहे हैं ताकि वहां टीम भेज के सर्वे करवाया जा सके। ये स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य की चिंता करे, चौकीदार सूचना देने का काम करे। और इस समिति में क्राइसिस मैनेजमेंट की आज मैं गांव के पटेल को, मुकद्दम को, तड़वी को, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह गांव में करते हैं, उनको भी जोड़ने का निर्देश दे रहा हूं। यह हो गया गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का काम। बाढ़ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को घर घर सर्वे नहीं हो रहा शहर में, नगर पंचायत में तो हो रहा है, नगर पालिका नगर निगम में घर घर सर्वे नहीं हो रहा। वहां कोविड सहायता केंद्र खोले हैं, फीवर क्लिनिक खोले हैं। सर्दी जुकाम बुखार है, आप गाड़ी घुमाइए, अपील कीजिए कि किसी को जरूरत है नगर निगम नगर पालिका गाड़ियां घुमाए, आपके गाइडेंस पे घुमाए।